नमस्कार, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई राज्यों में किसान का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के चलते सरकार के साथ किसानों ने 5वें दौर की बातचीत से पहले ही अपना रुख और सख्त कर लिया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि केंद्र कृषि कानून समाज के सभी वर्गों के खिलाफ है और इनके लागू होने से कुछ कंपनियां मनमाने ढंग से अनाज का दाम तय करेंगी। आपको बता दें, बीते दिन सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की एक डिजिटल परिचर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ये काले कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये काले कानून इस देश के आम जनमानस, मध्य वर्ग, गरीब, मजदूर सभी वर्गों के खिलाफ है। तो पूरे देश में 3 अध्यादेश का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। 3 अध्यादेश को लेकर किसान प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें, आज 5वें दौर की बातचीत है, लेकिन इन सब के बीच किसानों ने अपना जो रुख है वो और ज्यादा जो अख्तियार कर लिया है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ किसानों के विरुद्ध ही कानून नहीं है, बल्कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के विरुद्ध भी ये कानून लाया गया है, जिससे सिर्फ पूंजीपतियों को ही आने वाले समय में फायदा होने वाला है। देश के एक प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उससे तकनीक से जोड़ने की कोशिश के कारण महाराष्ट्र के एक ग्रामीण शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। आपको बता दें, 32 साल के विजेता रंजीत सिंह दिसाले को इसके तहत $10 लाख यानी कि लगभग 7 करोड़ 38 लाख रुपए का पुरस्कार मिला गया। दिसाले ने अब इस राशि का आधा हिस्सा अपने साथियों को देने का ऐलान भी कर दिया है। और इस दौरान कोरोना महामारी के दौर में जहां स्कूल पूरी तरह से बंद है, वहीं स्कूलों में डिजिटल लर्निंग हो रही है, जो काफी नहीं है। वहीं इस दौर में देश के एक छोटे से गांव के शिक्षक ने लड़कियों की पढ़ाई में शानदार योगदान दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवादी गांव से साल 2009 में दिसाले जब वहां के प्राइमरी स्कूल पहुंचे तो स्कूल के हाल बेहाल थे। लोगों को अपने बच्चों और खासकर लड़कियों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन दिसाले ने इस बदलाव का जिम्मा उठाया और उन्होंने पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बदल भी दिया, और जिससे कई लड़कियों को फायदा मिला है। भारत के प्राइमरी टीचर को यह पुरस्कार दिया गया है, जहां इस पुरस्कार की जो राशि है वो 7 करोड़ 38 लाख रुपए बताई जा रही है। ठंड बढ़ने और इसके साथ ही मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर का एयर इंडेक्स भी काफी घटता नजर आ रहा है। तो वहीं इसके बीच काफी बढ़ता हुआ भी ये दिखाई दे रहा है। कई दिनों से बहुत खराब श्रेणी में चल रही हवा के बीच शनिवार को भी वायु प्रदूषण को लेकर हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं दिखे। वायु गुणवत्ता स्तर अब काफी और बढ़ गया है। आपको बता दें, इस दौरान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर इंडिया के अनुसार फिलहाल हवा की दिशा उत्तर पश्चिम में चल रही है और हवा की गति शांत है, लेकिन आज वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि भी होगी। हालांकि सफर के अनुसार रविवार और सोमवार को प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आ सकती है। दूसरी तरफ शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने की 202 घटनाएं दर्ज की गई, लेकिन ये बात अलग है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी नगण्य रही है। बीते दिन दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों का एयर इंडेक्स 400 से ऊपर यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन यानी कि नई सरकार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा। उन्होंने कहा है कि अगर उत्सव वर्चुअल तरीके से नहीं मनाया जाएगा तो अमेरिका के लोग बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इस दौरान शुक्रवार को डेलावेयर के विलिमिंगटन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन ने उद्घाटन की योजना के बारे में भी पूछा गया था। तो इस दौरान आपको बता दें कि जो बाइडेन ने कहा है कि ये जो पूरा वर्चुअल है वो ये पूरा जो आयोजन है वो वर्चुअल तरीके से होना है। उन्होंने इसलिए ये कहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार अमेरिका कोरोना की चपेट में आ गया है और सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो अमेरिका में ही देखे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जो बाइडेन ने अब ये कहा है कि जो ये पूरा आयोजन है वो वर्चुअल तरीके से ही होगा, जिससे लोगों में संक्रमण का जो
ज्यादातर जो मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं उसे रोका जा सके। तो वहीं चक्रवाती तूफान बुरेवी अब कमजोर पड़ गया है। इसके अगले 12 घंटे तक मन्नार की खाड़ी में बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि गहरे दबाव के कारण चक्रवाती तूफान बुरेवी मन्नार की खाड़ी में कमजोर हो गया है और अब इसके एक ही क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से स्थिर रहने की भी संभावना है। ये तूफान अगले 12 घंटे में कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर हो सकता है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के कमजोर पड़ने के साथ मौसम विभाग ने केरल को अलर्ट से खत्म कर दिया है, जहां मौसम विभाग ने केरल के 7 दक्षिण जिलों से रेड अलर्ट को वापस ले लिया। आपको बता दें, इस दौरान मौसम विभाग ने कहा कि तूफान आगे और कमजोर पड़ता हुआ तमिलनाडु के रामनाथपुरम और तूतुकुड़ी जिले के बीच से गुजर जाएगा और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तूफान रामनाथपुरम जिला तट के पास मन्नार की खाड़ी के ऊपर दबाव पिछले 18 घंटे के दौरान व्यवहारिक रूप से स्थिर रहा था। दबाव कमजोर हो गया है और यह शुक्रवार शाम 5:30 बजे रामनाथपुरम जिला तट से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण के रामनाथ जिला तट पर स्थिर मन्नार की खाड़ी में केंद्रित हो गया था। बहुचर्चित ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव परिणाम आ गया है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि एक और भगवा पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा तो कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी को शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के लिए हार इसलिए शर्मनाक रही क्योंकि इन दोनों दलों ने नगर निगम के चुनाव में 100 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ 2 सीट पर ही कब्जा जमा सके। ये दोनों जीत कांग्रेस के खाते में गई है। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी के साथ ज्यादातर चुनावों में मात खाने वाली कांग्रेस ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी हार गई है। कांग्रेस ने निगम में 150 सीटों में से 140 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सिर्फ 2 सीटों पर ही वो जीत दर्ज कर सकी। इसके साथ ही तेलंगाना राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस को 56 सीटों में जीत मिली है, तो वहीं केसीआर की पार्टी ने सभी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। और अगर वहीं हम बात करें 2016 में हुए चुनाव की, तो 2016 में हुए चुनाव ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर नजर डाली जाए तो तब टीआरएस ने 150 सीटों में से 99 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 में जीत हासिल हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 अध्यादेश को लेकर लगातार सभी राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक और किसान दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उनके हक में उतर आए हैं। आपको बता दें, इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से हासिल किए सभी अवार्ड और मेडल केंद्र सरकार को वापस करने की ठान ली है। इस मसले पर पद्मश्री करतार सिंह पहलवान के घर में गोल्डन गर्ल राजबीर कौल, ओलंपिक दविंदर सिंह गर्चा और ओलंपिक गुरमेल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वो लोग 37 के करीब अवार्ड तथा मेडल वापस करने के लिए आज दिल्ली रवाना होंगे। उन्होंने कहा है कि वे द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अन्य 3 अवार्ड के साथ शनिवार को जालंधर से रवाना होकर सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिलकर ये अवार्ड वापस कर देंगे। इस मसले पर 6 और 7 दिसंबर को राष्ट्रपति से मेडल और अवार्ड वापस करने के लिए मीटिंग भी बुलाई गई थी, जहां इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया और उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखवीर सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही है। आपको बता दें, प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्नों की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया और किसानों पर एक्शन की निंदा करते हुए उन्होंने इसी के साथ अपना सम्मान भी वापस कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते एक और अहम खबर की। अमेरिका, ब्राजील, तुर्की, रूस समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस रोजाना संक्रमण होने वाली संख्याओं में भी बढ़त हो रही है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में तो रिकॉर्ड 6.72 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12,052 संक्रमित मरीज
की मौत भी हुई है। इससे पहले 3 दिसंबर को रिकॉर्ड 6.88 लाख केस आए थे और सबसे ज्यादा 12,834 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत भी हुई थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कई अन्य देशों में भी मौतों का आंकड़ा हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 15,23,000 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है, तो वहीं 4,57,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। तो पूरे विश्व में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर हम प्रभावित देशों की बात करें तो उसमें ब्राजील, तुर्की, अमेरिका ऐसे देश है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, देश का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका इस वक्त संक्रमण के सबसे ज्यादा चपेट में आ गया है, क्योंकि तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका में हैं और सबसे ज्यादा मौत भी अमेरिका में ही हुई है। अगर वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत संक्रमण के आंकड़े में अमेरिका, ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है और मरने वालों की संख्या में भारत का नाम 8वें नंबर पर है और अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा देखा जा रहा है। पूरे दुनिया में कोरोना से संक्रमित आंकड़ों से ठीक अगर होने वाले मरीजों की बात करें तो 4.5 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार पूरे दुनिया में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 1 साल पहले चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये कोरोना संक्रमण अब पूरे दुनिया में अपने पैर पसार चुका है और सबसे ज्यादा अमेरिका, तुर्की, ब्राजील, भारत ऐसे देश है, इटली ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के आंकड़े देखने को मिले हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं देशों में मौत का भी आंकड़ा बढ़ा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 36,652 नए मामले सामने आए, तो वहीं 512 मरीजों की इस संक्रमण की वजह से जान भी गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 96 लाख के पार पहुंच चुकी है। जबकि राहत की बात यह है कि इस दौरान संक्रमण से निजात पाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में एक बार फिर से कमी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों में लगभग 7,000 की कमी देखने को मिली है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 4,09,689 रह गई है। जबकि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 42,533 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना को मात देने वालों की तादाद बढ़कर अब 90,58,882 हो गई है। तो पूरे देश में जिस तरीके से लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, पिछले 1 महीने में 90,000, 99,000 तक ये आंकड़ा था और कुछ 15 दिन तक ये जो आंकड़ा था वो 50,000 के तकरीबन पहुंच चुका था। लेकिन इन सबके बीच राहत की बात अब ये है, स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो अब पूरे भारत में संक्रमण के आंकड़े 36,000 के करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से हर दिन भारत में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा था और मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 1 से 2 दिन की अगर हम आंकड़ों की पे नजर डालें और अगर हम सिर्फ 1 से 2 दिन पहले की ही बात करें तो इसमें काफी कमी देखने को मिली है। संक्रमण का आंकड़ा भी घटा है और जो संक्रमण होने से सबसे ज्यादा मरीज भारत में देखे जा रहे थे उसमें भी अब कमी देखने को मिल रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में आंकड़े में काफी हद तक कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा 8 राज्यों की अगर हम बात करें कोरोना वायरस से, तो सबसे ज्यादा 8 देश के ऐसे 8 राज्य सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से प्रभावित थे, जिसमें एक नाम राजधानी दिल्ली का भी था। लेकिन उन सबके बीच अच्छी खबर अब ये है, राहत की बात अब ये है कि देश में संक्रमण के आंकड़े अब 37,000 के करीब पहुंच चुके हैं। राजधानी में पिछले 3 दिन से संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। बीते दिन 85,003 सैंपल की रिकॉर्ड जांच के बाद भी संक्रमण दर में काफी कमी आई है। संक्रमण दर घटकर अब 4.78% हो गई है। लेकिन पहले ऐसा देखा गया था कि ज्यादा सैंपल की जांच होने से संक्रमण दर और नए मामले दोनों में ही वृद्धि हो रही थी, परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,067 नए मामले सामने आए और 73 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई और 4,862 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर अब 28,252 रह गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक कुल 5,86,125 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5,48,000
376 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं मौजूदा समय में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर अब 93.55% हो गई है और मृतकों की कुल संख्या 9,497 हो गई है और मौजूदा समय में 6,693 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। का आंकड़ा है वो घट रहा है और अब संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो राजधानी दिल्ली में 4,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जो संक्रमण के आंकड़े हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक राजधानी दिल्ली में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और अब इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि अब जो संक्रमण का आंकड़ा है वो भी घटा है और मृत्यु दर में भी काफी हद तक अब जो घटने की मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को हरिद्वार से अपनी 120 दिनों की यात्रा शुरू कर दी है। मां गंगा की पूजा और संतों के आशीर्वाद के बाद इस यात्रा का आगाज हो गया है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के हर एक राज्य का दौरा करेंगे। अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने इस यात्रा के शुरुआत होने की बात भी कही, जहां शुक्रवार को मायापुर स्थित पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संतों ने भव्य स्वागत भी किया। उन्होंने संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने संतों से बातचीत भी की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि अखाड़ा परिषद के साधु संतों का आशीर्वाद मुझे मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो हरिद्वार पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि आज संतों का आशीर्वाद लेने के बाद यात्रा की शुरुआत करूंगा। आध्यात्मिक ताकत लेकर पार्टी यशस्वी हो और देश को यशस्वी बनाने और परवैभव में ले जाने के लिए एक अच्छा उपकरण बन सके और इसके लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। विश्वास है कि आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आज उनका नहीं बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का स्वागत हुआ है। स्वागत के बाद उन्होंने संतों के साथ ही कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक नहीं लगेंगी। कोरोना के चलते स्कूलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में नया शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। इसके अलावा तय किया गया है कि शिक्षण सत्र में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। पहले 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन होगा और इसके बाद इस बैठक में तय हुआ है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जल्द ही शुरू की जाएगी और इनकी बोर्ड परीक्षाएं भी होगी। वहीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को हफ्ते में 1 या 2 दिन ही स्कूल बुलाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार शाम स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी शामिल थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो नया सत्र शुरू होगा शिक्षा का वो 1 अप्रैल 2021 से होना है। आपको बता दें 8वीं और 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं थी उसे भी हटा दी गई है और साथ ही 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को सिर्फ 1 या 2 दिन ही स्कूल बुलाया जाएगा। ये सारे फैसले लिए गए हैं वो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में भी संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और
इसको देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां कहा गया है कि अब जो नया शिक्षण सत्र शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होना है। दिल्ली सरकार ने मजदूरों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अक्षुल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश भी जारी दिया। इसका लाभ क्लर्क और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण नियमित सरकारी कर्मचारी के लिए जनवरी से जून 2020 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगाई गई थी। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती जिन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ता जोड़कर नए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू होना है और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से ही भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां मजदूरों का वेतन महंगाई को देखते हुए जो वेतन भत्ता है उसे बढ़ा दिया गया है, जिसकी बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में देशवासियों को खुशखबरी देते हुए कहा कि कोरोना का टीका अगले कुछ सप्ताह के अंदर आ जाएगा और साथ ही वैज्ञानिकों को हरी झंडी मिलते ही देश में टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 130 करोड़ आबादी के वैक्सीनेशन पर कोई रोडमैप नहीं दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में उन्होंने कहा है कि देश में करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, तो भला वो अब वैक्सीनेशन का पैसा कहां से लाएंगे? उनको वैक्सीन सब्सिडी में दी जाएगी या मुफ्त में? इसके दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत के सवाल पर कहा है कि इसकी कीमत का निर्धारण जन स्वास्थ्य को पहले प्राथमिकता मानते हुए किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ बात कर रही है और उनकी सलाह को भी इसमें तरजीह दी जाएगी। जो प्रेजेंटेशन उनमें नहीं मिला हमें, वहां एक बात कहा गया कि हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। ये बात मुझे समझ में नहीं आया। हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसको ये जरूरत है या नहीं? तो इसमें मेरा थोड़ा बात समझ में नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में करोड़ों की आबादी की लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वो 2-3 डोज, पता नहीं कितने डोज लगेगी अगले दिन ये कोविड वैक्सीन। तो वहीं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में अपनी आगामी फिल्म राम सेतु की शूटिंग की अनुमति मांगी है। बता दें, ये फिल्म 2021 के मध्य में शूट होने शुरू होगी और इसी दौरान फिल्म राम सेतु इन अयोध्या के अभिनेता अक्षय कुमार ने राम सेतु की कहानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा भी की और उन्होंने राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में करने की अनुमति भी मांगी है। बताते चले, कुछ समय पहले अक्षय कुमार की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हालांकि इस मीटिंग का विषय उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाईटेक फिल्म सिटी बनाना था। तो वहीं जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, जहां 33 सीटों पर वोट डाले गए। आपको बता दें, जिसमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें शामिल हैं। बताते चले, इस दौरान 28 नवंबर से शुरू हुई ये चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगा। इससे पहले 1 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। इस दौरान करीब 49% लोगों ने मतदान किया था, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कहा था कि दूसरे चरण के चुनाव में जम्मू संभाग में 65.52% मतदान हुआ, तो वहीं कश्मीर संभाग में कुल 33.34% वोटिंग हुई। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सबसे अधिक 89.66% मतदान हुआ। तो वहीं पहले चरण की बात की जाए तो 28 नवंबर को कुल
64.76% मतदान हुआ था। इस दौरान जम्मू में 64.2%, तो वहीं कश्मीर खंड में 40.65% मतदान हुआ था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। प्रदेश की 280 सीटों पर चुनाव हो रहा है और मैदान में बीजेपी के अलावा गुपकार गठबंधन है, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल शामिल हैं। इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।